ऐसे एल्किल हैलाइड या हैलोएरिन जिनमें कि एक से अधिक हैलोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। तो आज हम इन पॉलीहैलोजन यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा कुछ पॉलीहैलोजन यौगिकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिकों को हम क्या कहते हैं? पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। इनमें से अनेक यौगिक उद्योगों तथा कृषि में उपयोगी है। तो देखिए बच्चों, इनमें से कुछ यौगिक उद्योगों में जरूरी है और कुछ यौगिक कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइक्लोरोमेथेन के बारे में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे डाइक्लोरोमेथेन के बारे में, जिसे मैथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। क्या होता है? CH2Cl2। तो देखिए, डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग विलायक के रूप में, पेंट को हटाने में, एरोसोल में प्रणोदक के रूप में तथा औषध निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, भाई जो डाइक्लोरोमेथेन है, जिसे हम मैथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, उसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, पेंट को हटाने में, एरोसोल में प्रणोदक के रूप में तथा औषध निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसको ये क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। आगे देखिए, देखिए वायु में मैथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी भी मात्रा उपस्थित होने पर श्रवण एवं दृश्य क्षमता कम हो जाती है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि अगर वायु में मैथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी भी मात्रा उपस्थित होती है तो या तो श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता या दृश्य क्षमता यानी देखने की क्षमता हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे देखिए, इसके अधिक मात्रा से चक्कर आना, मितली, हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनी तथा जड़ता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है? आगे देखो, इसके कारण त्वचा में जलन होने लगती है तथा हल्का लालपन आ जाता है। आगे देखिए, आंखों से इसके सीधे संपर्क द्वारा कॉर्निया जल सकता है। तो देखिए बच्चों, ये मैथिलीन क्लोराइड के हमारे शरीर पे पड़ने वाले प्रभाव है। आगे देखिए, दूसरा पॉलीहैलोजन यौगिक देखिए, ट्राइक्लोरोमेथेन। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। देखिए, इसका उपयोग वसा, एल्केलॉइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। क्लियर है? आगे देखो, क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रेओन प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता है। पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता था। देखिए बच्चों, पहले इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते थे, परंतु अब इसके स्थान पर ईथर जैसे कम विषैले एवं सुरक्षित निश्चेतक का उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, क्या है, पहले इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा डोज दे दी जाए तो क्या होता है, ये बहुत विषैला होता है या शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, आजकल इसके स्थान पर ईथर जैसे कम विषैले पदार्थों को निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। चलें आगे, चलिए, यह देखा गया है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित हो जाता है। आगे देखो, वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग क्लोरोफॉर्म यानी 900 भाग प्रति 10 लाख में बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर, थकान एवं सिर दर्द हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसके लंबे संपर्क से यकृत तथा वृक्क का क्षय हो सकता है। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, यह त्वचा को नुकसान पहुंचाता है।
यह प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस फास्जीन बनाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ये क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में वायु के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता जाता है और ऑक्सीकृत होके ये एक बहुत ही अत्यंत विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करता है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से, देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके और ये देखिए कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है जिसे फास्जीन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए इसका भंडारण पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में किया जाता है ताकि उनमें वायु ना रहे। तो इसीलिए देखिए बच्चों इसको जो स्टोर किया जाता है या इसका जो भंडारण किया जाता है वो पूर्णतः भरी हुई और रंगीन बोतलों में किया जाता है ताकि उसमें वायु ना हो, और जब वायु ही नहीं होगी तो उसका ऑक्सीकरण भी नहीं होगा और फास्जीन गैस का निर्माण भी नहीं होगा। क्लियर है? चले आगे लीजिए। अब देखिए तीसरा पॉलीहैलोजन यौगिक, देखिए ट्राई आयोडोमेथेन, जिसे आयोडोफॉर्म भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CHI3। देखिए इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। इसका यह गुण वास्तव में इसके विघटन से मुक्त आयोडीन के कारण होता है। तो देखिए बच्चों कैसे उपयोग किया जाता है इसका, पूतिरोधी के रूप में। आगे देखिए, आयोडोफॉर्म की अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। आया समझ में कि आजकल इसकी जगह दूसरी दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या है पॉलीहैलोजन यौगिक, टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। चले देखिए, इसका उपयोग प्रशीतक बनाने तथा एरोसोल कैन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में किया जाता है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में फीड स्टॉक की तरह एवं औषध उत्पाद में तथा सामान्य विलायक की भांति प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अत्यधिक संपर्क से यकृत का कैंसर हो जाता है। CCl4 तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालता है जिसके कारण चक्कर आना, उल्टी आना, सिर दर्द आदि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारे शरीर पे प्रभाव है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है या हमारे शरीर पे इसके क्या इफेक्ट होते हैं। आगे देखिए, इसकी अधिक मात्रा से मनुष्य बेहोश हो जाता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भी, अगर इसकी अधिक मात्रा काम में ले ली जाए तो मनुष्य क्या हो सकता है, या तो बेहोश हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखिए, CCl4 के उद्भाषण से हृदय गति अनियमित हो सकती है अथवा रुक सकती है, या हृदय गति रुक जाती है। आगे देखिए, आंखों के संपर्क में आने पर जलन उत्पन्न होती है। वायु में निर्मुक्त होकर यह ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और ओजोन परत को विरल बना देती है। देखिए बच्चों क्या होता है कि ये वायु में निर्मुक्त होकर हमारे वायुमंडल में चल जाती है, ऊपरी वायुमंडल में चल जाती है और वहां जाकर ये ओजोन परत को विरल कर देती है। ठीक है, यानी ओजोन के विघटन का काम करती है। आगे देखिए, ओजोन के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी किरणों से उद्भाषण बढ़ जाता है। अरे भाई जैसे जैसे हमारी ओजोन परत का विरलीकरण होगा तो क्या होगा, मनुष्य का पराबैंगनी किरणों से उद्भाषण बढ़ जाता है। अरे भाई जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, यानी उन किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर ओजोन का विरलीकरण हो गया या किसी भी तरीके से ओजोन का विघटन हो गया तो पराबैंगनी किरणें क्या होगी, हमारी पृथ्वी पर आएगी और वो मनुष्य पर प्रभाव डालेगी। तो देखिए क्या होता है, ओजोन के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी किरणों से उद्भाषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, जिससे त्वचा का कैंसर, आंखों की बीमारियां तथा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। भाई इससे और क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, वो भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे फ्रेओन के बारे में। किसके बारे में, फ्रेओन। देखिए बच्चों, मेथेन व एथेन के
क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेओन कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए फ्रेओन होते क्या हैं। तो मेथेन और एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से फ्रेओन कहते हैं। ये अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, नॉन टॉक्सिक, असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें हैं। यानी जो फ्रेओन होती है वो स्थायी होती है, निष्क्रिय गैसें होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, असंक्षारक होती है तथा आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें होती है। आगे देखिए, फ्रेओन 12, देखिए बच्चों, फ्रेओन 12 यानी CF2Cl2 का उपयोग उद्योगों में सर्वाधिक किया जाता है। तो देखिए, जो ये फ्रेओन 12 है इसका उपयोग उद्योगों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए आगे, इनका उपयोग एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में किया जाता है। देखिए, और इसके उपयोग क्या है, एरोसोल प्रणोदक में, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में किया जाता है। फ्रेओन वायुमंडल से होते हुए क्षोभ मंडल में विस्तृत हो जाती है, जहां ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करके प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो ये फ्रेओन होती है ये वायुमंडल से होते हुए क्षोभ मंडल में चल जाती है और वहाँ पे मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं, ये ओजोन का विघटन करना शुरू कर देते हैं। और जिससे क्या होता है, ओजोन के विघटन के कारण प्राकृतिक ओजोन का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्लियर है? चलिए आगे, अगला पॉलीहैलोजन यौगिक है PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्लियर है? जिसे हम और भी क्या कहते हैं, DDT। यानी अब हम DDT के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, DDT प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है। इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या है ये, प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है। ठीक है, और देखिए ये संरचना, देखिए ये DDT की संरचना है हमारी। और देखिए DDT का नाम क्या होता है, PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये हमारी DDT की संरचना है। देखिए बच्चों, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, कभी कभी DDT के बारे में पूछ लिया जाता है, DDT की संरचना पूछ ली जाती है, या इसके उपयोग के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे DDT की संरचना हो गई। आगे देखिए, इसके अत्यधिक स्थायित्व, वसा में विलेयता तथा शीघ्र उपापचन नहीं होने के कारण यह वसीय ऊतकों में एकत्रित तथा संग्रहित हो जाती है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि अत्यधिक स्थायित्व के कारण और वसा में विलेयता के कारण क्या होता है, ये हमारे वसीय ऊतकों में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। आगे देखिए, इसके अधिक उपयोग से कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। भाई, इसके ज़्यादा उपयोग से क्या होने लगी है, कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। कीटों की अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कर ली है। और देखिए अब क्या हो गया बच्चों, जो कीट है, बहुत सारे कीट है, उन्होंने क्या करा, DDT के प्रति अपनी प्रतिरोधकता उत्पन्न कर ली है। ठीक है, आगे देखिए, यह मछलियों के लिए विषैली होती है। भाई, जो ये DDT है ये मछलियों के लिए विषैली होती है, अतः आजकल इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाई, अब DDT के उपयोग पे क्या लग गया है, प्रतिबंध लग गया है। परंतु विश्व में अनेक स्थानों पर आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, आज भी कई जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये जो पॉलीहैलोजन यौगिक हम लोगों ने पढ़े हैं ये आपको समझ में आए होंगे। देखिए, यहाँ से कभी कभी प्रश्न बन जाता है, कभी कभी किसी भी पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके उपयोग के बारे में पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसी के साथ में हमारी ये यूनिट भी समाप्त हो गई है। जो भी भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, या जो विरचन की विधियां है, उनको अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद ही अभ्यास प्रश्न करने में हमें बहुत ही मजा आएगा और वो अभ्यास प्रश्न आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।